यार हम तेरे को कुछ कह थोड़ा रहे हैं, हमें बता दे कि सर मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। हम भी अपनी क्लास को अकॉर्डिंगली पढ़ाएं। हम सोच रहे हैं भैया तो अभी आ रहा, अभी आ रहा। सर आप क्या मान मुझे चुपचाप बता दे मैं कौन सा डांट दूं। मैंने कौन सा डांट, मैंने अच्छी बात है छुट्टी को बच्चे ही पूछ रहे थे छुट्टी कुछ हो जाए। महक आज भी नहीं आएगी, दिव्यांशी महक आज भी नहीं आएगी। सर दरवाजा पीछे बंद नहीं था, ये जब उठी ना तो आराम से उठी पड़ी थी। खास तौर से स्पेशली हिदायत देता जल्दी ही गिर जाता है। हाँ जी बेटा वॉइस आ रही है। हेलो क्या करवा रहे हो? सर आपने फर्स्ट चैप्टर कराया है थोड़ा सा। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाया था। हाँ जी निकाल लो, माइंड मैप निकाल लो अपने पास। ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। सुनो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप एक काम करो, बटन दबा। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मान लो आज मैं तो बिजनेस शुरू करता हूं, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लोगों की सेवा करना या प्रॉफिट कमाना? लॉजिकली तो प्रॉफिट कमाना ही होगा, बिजनेस कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कभी हम किसी बिजनेस में एंटर करते हैं तो ऐसा तो नहीं भैया हमारी यूनिक प्रोडक्ट हम नया शुरू करें, हो सकता है कोई पुरानी प्रोडक्ट चाहिए, तब हम सोचते हैं उसके पास तो इतना काम है, मेरे पास भी इतना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बता, हमारे वहाँ करोल बाग में कभी आप आओगे ना तो लिबर्टी सिनेमा आप सबने नाम सुना होगा। लिबर्टी सिनेमा के एकदम साथ में एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप के एकदम साथ में एडजेसेंट एक दुकान है गोपाल जी दी कुल्फी, बहुत फेमस है, सुपर डुपर फेमस।
दुनिया जाती है वहां पे खाने के लिए। उसकी दुकान के एकदम साथ में जूस की दुकान है। उस बंदे ने ना क्या करा, जूस का काम बंद कर दिया और वही काम खोल दिया जो उसने खोला गोपाल जी। तो अब उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं जाते, किसकी, वो जो साथ वाली दुकान है। अंडरस्टूड है। तो मेरा फ्रेंड और मैं गुजरते हैं रोज वहां से रोज आना जाना, घर के एकदम सामने है मेरे, तो क्योंकि मेरा घर वहां से इतनी दूर है जितना यहाँ से इस गली का कॉर्नर, ठीक है, एक चौक की भी दूरी है। तो मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा बहुत बड़ा बेवकूफ है यार, तुमने साथ में दुकान खोल ली यार। तो मैं उसको पता क्या बोला, मैंने कहा अगर डेफिनेटली कंफर्म है इस बंदे ने अगर यही दुकान खोली है ना, तो डेफिनेटली जो उसका नौकर होगा ना गोपाल जी का, उसी ने कहा होगा बाबूजी आप ये काम खोल दो मैं आपके साथ काम करूंगा, यानी डेफिनेटली इसी का नौकर वहां गया होगा। तो एक बात कंफर्म है कि टेस्ट है ना मोर और लेस सेम ही होगा। एक नंबर 2, मैंने कहा देख लीजिए उसका काम भी चल जाएगा। यानी कैसे चल जाएगा, कोई ग्राहक उसके पास जाएगा नहीं, मगर जाएगा, मगर कैसे जाएगा। मैंने कहा बशर्ते को दुकान बंद ना कर दी। अगर उसने दुकान ही बंद कर दी थोड़ा टाइम बाद कि यार ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, तो बात दूसरी है। अगर उसने दिमाग चला लिया तो डेफिनेटली काम चल जाएगा। मतलब कैसे चलेगा, मैंने कहा इसका काम उस दिन चलेगा जिस दिन उसकी दुकान बंद हो जाए। और गोपाल जी ना महीने में 1 या 2 छुट्टी जरूर करता है। मैंने कहा जिस दिन वो छुट्टी करेगा, अब ग्राहकों को तो जरूरत होती है वहां जाने, वो आएंगे देखिए दुकान बंद है, पड़ोस में देखेंगे वही चीज मिल रही है, भैया देना है रहा। और अगर उसका टेस्ट सेम है या मोरल थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ग्राहक अगली बार आके ना देखेगा भीड़ लगी हुई है, छोड़ या वहां से दे देता हूँ, तो ग्राहक उसके पास आ जाएगा। यानी कि बताओ उस दुकानदार का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है या पहले उस दुकान में अपना पांव जमाना है। इसको कहते हैं सर्वाइवल, सर्वाइव करना। तो सबसे पहला जो मोटिव होता है ना बिजनेसमैन का, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले सर्वाइव करना हो। जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहां पे ऑलरेडी बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल। मार्केट में एक सॉफ्ट ड्रिंक आया नया, डबल आर के नाम से, आपने देखा होगा, आर के नाम से भी आया था, डबल आर के नाम से भी आया था, और 1-2 और भी आए थे, पता नहीं जाइलेक्स कुछ ऐसे नाम था, क्या था, जेल्टा, जेल्टा के नाम से आया था, एक्सेल्टा, एक्सेल्टा नहीं था, जेल्टा होता है, ठीक है, तो जेल्टा के नाम से आया था। अब उसने मार्केट में एंटर करा, तो मार्केट में तो 2 ही बंदे बैठे हैं, कोक और पेप्सी। अब उसके कंपैरिजन में बनता लिया 10 रुपए की बोतल, वो भी पेट। अभी बेटा घर जाके पीऊंगा बोतल, उसी बोतल की बात, कौन सी कच्ची पक्की अद्धा पौवा थर्रा विस्की, कच्ची पक्की अद्धा पौवा थर्रा विस्की क्या, हाँ सारी नीट ही होती है। हाँ जी ठीक है बेटा। तो अब भैया मार्केट में 2 बैठे हुए दिग्गज, कोक और पेप्सी, उसने मार्केट कैप्चर करनी शुरू कर दी, बड़ा धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गया था डेल्टा। कोक पेप्सी ने अपना दिमाग चलाया कैसे हटाएं कैसे हटाएं, उन्होंने बॉटल लॉन्च कर दी 12 रुपए वाली, पहले 15 और 20 वाली बॉटल आती थी दोस्तों, उन्होंने 12 रुपए की छोटी बॉटल लॉन्च कर दी, साथ में काम और करा, कैन लॉन्च कर दिया 15 रुपए का, कैन टिन 15 रुपए का, 200 ml की बोतल तो दे रहा 10 में, वो दे रहा 15 में। मानो मैं कस्टमर हूं, मैं जाता हूँ यार एक कोक पेप्सी है 15-15 रुपए की, और एक जेल्टा जो कि नया ब्रांड है, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज्यादा, मैं बताऊँ कौन सा चूज करूंगा, मैं कहूंगा 15 वाला दे दे यार, कोई बात नहीं 5 रुपए महंगा सही यार।
और इस चक्कर में उन्होंने अपनी पेट बॉटल निकाली 200 ml वाली, 15 रुपए की निकाली थी, तो अब 20 की हो गई है क्योंकि डेल्टा के काम पिट गया। समझ गए? वो सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों सरवाइव नहीं कर पाया? भैया माल बिका धड़ाधड़ पे, और जैसे उन्होंने अपने रेट गिराए, उसका माल बिकना हो गया बंद। जब उन्होंने देखा मार्केट से आउट हो गया दोबारा, फिर दोबारा रेट बढ़ा दिया। लेकिन अगर वो सरवाइव कर जाता, भाई कोक और पेप्सी की जितना पैसा भी तो होना चाहिए, अगर वो सरवाइव कर जाता ना, तो कोक पेप्सी की वाट है, क्योंकि उसके फ्लेवर कोक और पेप्सी से डिफरेंट थे। वो जीरा ड्रिंक भी दे रहा था, काफी कुछ था उसके लिए, ठीक है। उसमें जो ऑरेंज फ्लेवर था वो थोड़ा डिफरेंट था, मतलब ठीक ठाक, बट दैट वाज नॉट एबल टू सर्वाइव। वो शायद किसी ना प्लेयर क्रिकेटर का था, पता नहीं कोहली का था या किसका था, आई डोंट नो। तो सबसे पहला मोटिव हमारा क्या होता है? उस बड़े बड़े दिग्गजों के सामने सरवाइव कर पाओ। सरवाइव कर गए मानो, अब क्या सारी जिंदगी सरवाइव करते रहोगे? भाई 2 महीने सर्वाइवल के लिए सोच रहे होगे, 3 महीने सोचोगे, 6 महीने सोचोगे, 1 साल सोच रहे होगे, तो सारी जिंदगी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते रहेंगे। आउट हो जाएगा रिजल्ट, इसलिए तो भाग गया। तेरा कितने टाइम तक ऐसे सर्वाइव करूंगा? भाग गया, छोड़ देगा। अब उसका मेन मोटिव दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। मानो उसको 10% 15% का प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाए, तो क्या वो इसी पे टिक जाएगा? फिर चाहेगा और बढ़े, बिजनेस मेरा और एक्सपेंड हो, और ज्यादा प्रॉफिट आए, और ज्यादा कस्टमर आए, यही चाहेगा। तीसरा मोटिव होता है बिजनेस का ग्रोथ। तो सबसे पहला मोटिव हमारा बिजनेस में एंटर करते ही क्या होता है? सर्वाइवल। फिर होता है प्रॉफिट, फिर होता है ग्रोथ। अब जब ग्रोथ भी आ गई, ग्रोथ भी आ गई, तो मानो मैं अपने बारे में सोचूंगा, भाई मैं साइकिल पे आता हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा? स्कूटर ले लूं। स्कूटर पे आता हूँ तो क्या सोचूंगा? कार ले लूं, मारुति ले लूं। मारुति पे आता हूँ तो सोचूंगा करेटा ले लूं। करेटा पे आता हूँ फिर सोचूंगा यार ऑडी। ऑडी पे आता हूँ तो सोचूंगा मैं थोड़ी और बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ, वो भी आ जाएगी, तो फिर क्या सोचूंगा? अब तो लैंड रोवर भी, लैंड रोवर भी ले लूंगा, फिर सोचूंगा अब तो रोल्स रॉयस ले लूंगा। आदमी रुकता थोड़ी ना है, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। अब वो अपने पर्सनल बिजनेस के बारे में, जब पर्सनल की बात करेंगे तो पर्सन जितने भी बिजनेस से इन्वॉल्व है सबको बात करेंगे। कंपनी के एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बच्चे, अंडरस्टूड। अगर मानो मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है और मेरा एम्प्लॉय भी झुग्गी झोपड़ी में रहता, तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी कंपनी? भाई मानो मैं अंबानी हूँ, मानो अंबानी हूँ, ऐसा नहीं हो भी नहीं सकता कभी लाइफ के अंदर। तो मानो अंबानी है, उसकी कंपनी में बंदा काम करता, झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, काम क्या करा? मैनेजर का, या काम करा सुपरवाइजर का। अब लोगों में तो रिलायंस में काम करता है तो खुद तो झोपड़ी में रहता है। तो अंबानी क्या करेगा? ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अपने सारे एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाएगा। तुम्हारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, तुम्हें ड्रेस कंपनी की तरफ से मिलेगी, तुम्हें खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, ताकि तुम हेल्थी रहो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है तो तुम स्वस्थ, तुम्हारा माइंड पीस में है, तुम काम अच्छे से करोगे। पीसफुल माइंड जो होता है अच्छा काम करता है, फिर दूसरे एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो मेरी आंखों का देखा। और रिलायंस तक तो मैं कभी पहुंचा नहीं, जहां पहुंचा हूं वो बता। हमारे यहाँ करोलबाग में बीकानेर वाला है, नाम आप सबने सुना होगा। बीकानेर वाला एक ही है करोलबाग में, मेन बीकानेर वाला वही। वहां पे जितने एम्प्लॉय है ना, मैं शायद पता नहीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता हूँ जब वो खुला था मेरे सामने, तब से खुला। मैं वहां पे आज तक वही तो वही एम्प्लॉय देख रहा हूँ। नए हजारों आ गए होंगे, लेकिन पुराने को छोड़ के नहीं गया हुआ। बताओ क्यों छोड़ के नहीं जाता? मैं बताता हूँ। अरे सैलरी तो जो मिलती होगी सब मिलती होगी, सुबह से लेकर रात तक कुत्तों की तरह काम करवाते हैं। सुबह 9 बजे खुल जाता है, रात को 11-12 बजे तक वहीं खुले रहते हैं। सारे एम्प्लॉय पे काम करते थे, कैसे कर देते? मैं तो खुद हैरान। या तो सैलरी बहुत अच्छी देता हो, दूसरा काम खाना फ्री देता हो। चलो तुम्हें दिन में खाना खाना, पीछे जाके खा लो, अपना ही तो होटल है। कपड़े तुमने मेरे वाले पहने, रात को जाओ सो जाओ, सोने की जगह मैंने तुम्हें दे दी। अब बताओ एम्प्लॉय को जो भी तनख्वाह मिली क्या करेगा?
भाई खाने के लिए जो मैंने कंपनी बहुत बढ़िया खाना दे रही है, बेस्ट क्वालिटी खाना दे रही है। भाई बेस्ट क्वालिटी खाना है, वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। करोल बाग में बीकानेर का खाना सच में बहुत बढ़िया, लाजवाब। वही एम्प्लॉय को खाना दे रहा है, लाजवाब खाना मिल रहा है। कपड़े कंपनी दे दी है, सोने की जगह कंपनी दे दी, बताओ करेगा क्या। और कहीं जाना आना तो होता नहीं, दुकान कभी बंद ही नहीं होती। मिठाई की दुकान है, खाने की दुकान है, कभी बंद होती नहीं। 365 के 365, 15 अगस्त है तो भी खुला हुआ है, 26 जनवरी तो भी खुला हुआ, कब बंद होता है। पता है एम्प्लॉय क्या करेगा पैसे का, जो भी तनख्वाह पूरे घर को देगा, खुद का जो खर्चा कुछ है ही नहीं। बताओ उसकी फैमिली खुश है नहीं, बहुत बढ़िया। इसीलिए एम्प्लॉय को छोड़ के नहीं जाता, सैलरी अच्छी होगी, क्योंकि उसको पता है भैया अगर एम्प्लॉय को टिकाना है, अगर आपको ये देखना है बंदा कैसा है, अगर आपको कभी किसी बंदे का नेचर जानना हो बहुत अच्छे से, तो उससे दो चीजें पूछो, तुम्हारे कितने पुराने दोस्त हैं और तुम्हारे पास कितने पुराने नौकर नौकर है। दो चीजें जिस बंदे के पास पुरानी हो ना, समझो बंदे का नेचर टॉप क्लास हो। अगर उसका नौकर उसको छोड़ के नहीं जा रहा ना, तो समझो मालिक बहुत बढ़िया है। और उसके दोस्त आज तक उसके साथ है ना, तो समझो बंदा नेचर वाइज बहुत बढ़िया है। तो दो चीजें हमेशा साथ है। तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, पर्सनल बेनिफिट देंगे। तो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी, पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखना। फिर दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल नहीं होता रियल में, पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, पर्सन जितने भी इन्वॉल्व हैं, उन सबको मिलने वाले बेनिफिट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसको भी अचीव करना जरूरी है। भाई अगर हमने अपने बारे में नहीं सोचा, एम्प्लॉइज के बारे में सोचा, सोचा क्या। और दुनिया के जो लोग हैं उन सबके बारे में सोचना, अपने एम्प्लॉइज को अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड देना, अच्छी सैलरी देना, अमोल्यूमेंट देना, परक्विजिट देना, सैलरी टाइम टू टाइम देना, ठीक है, चीजें देना, परक्विजिट देना, ये सब हमारा क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। अब ये भी हो गया मानो चीज। अब मानो कंपनी बढ़ती जा रही, 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 बहुत बड़ी हो गई रिलायंस इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर रियल लाइफ एग्जाम्पल दूसरा, तीसरी चीज आ गई है, तो तीसरी चीज का ऑब्जेक्टिव बता। इंडिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आईटी में वो है विप्रो। नाम आप सबने सुन रखा है विप्रो। भाई आवाज आ रही है आप दोनों को? यस सर। ओके, आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे, मैं तो कहीं आवाज। अच्छा, अगर आप दोनों को क्विट हो जाए ना बाई चांस, मैं दिव्यांशी, तो मुझे एक बार बता देना, क्योंकि ना आप एंटर नहीं कर पाओगे, चाहिए ना वेटिंग में चला गया वो मीटिंग जो है ना, ओके तो मेरे सर। को एक बार दोबारा वो करना पड़ेगा। घर जाऊंगा तो मीटिंग चेंज करूंगा। और दिव्यांशी जो मीटिंग जो रिकॉर्ड होगी ना, वो उसके अंदर जाके होगी, अशोक पुन्यानी 2@gmail.com पासवर्ड वही है जो आपके पास है। ओके सर। मीटिंग रिकॉर्ड होगी। हाँ रिकॉर्ड है ना, मैंने सेटिंग चेंज कर दी तो हमेशा परमानेंट जैसे ज्वाइन करूंगा रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी, वो रिकॉर्डिंग का झंझट खत्म हो। एक्चुअली मैंने सब्सक्रिप्शन नया लिया ना अभी आईडी का, तो पूरे साल का नया सब्सक्रिप्शन, पुराने वाला सब्सक्रिप्शन जब ये चल रहा है मुझे, मैंने नया सब्सक्रिप्शन एक और लिया पूरे साल का। मैंने कहा मीटिंग है तो बीच में बंद होती है, दिक्कत 40-60 मिनट में पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया। 18,000 यार गूगल मीट में ना कुछ दिक्कतें थी तभी मिल गया मैंने। वैसे मैंने भी एक और भी लिया है, एक और सब्सक्रिप्शन है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी सब्सक्रिप्शन है, वो भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिया। 2-3 सब्सक्रिप्शन है मेरे पास इस समय, गूगल टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी है, और जूम के ही 2-2 सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं इस समय। खैर वो तो खत्म हो जाएगा पुराने वाला भी थोड़े दिन, मैं थोड़ा जल्दी एडवांस में ले लिया, मैं कहीं वो खत्म हो गया जिसमें दिक्कत हो जाएगी, तो इस चक्कर में डबल हो सकती। वैसे फ्री में काम चल सकता है 40-40 मिनट के पास, बट पता नहीं क्यों लेते हैं।
चलती है क्लासरूम प्रोग्राम, उसमें क्या था, स्क्रीन है बार बार बंद हो जाती है। गूगल टीम्स में स्क्रीन बार बार पता नहीं क्यों बंद हो जाती है, मैं बड़ी कोशिश करी, फिर कई बार ना उसमें स्क्रीन पूरा ढंग से काम नहीं करेगी, तो दिक्कत है। नहीं कर लूंगा, अगर टीम्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे। हाँ जी सुनो, काम चलना चाहिए, सारी चीजें ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, विप्रो ने, जो उसके मेन डायरेक्टर है अजीम जी प्रेम जी, उन्होंने अभी अपनी इनकम का 80% डोनेट कर दिया लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी इनकम का 90% हिस्सा डोनेट किया। माइक्रोसॉफ्ट की इनकम कितनी होगी हर घंटे उसके अकाउंट में $100 करोड़ है। माइक्रोसॉफ्ट की पर आवर की इनकम है $100 करोड़ एक घंटे। अब आप समझ लो कि दिन भर में कितना कमाता होगा, साल में समझ गए, 2400 करोड़ तो पर डे है ही है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन अ ईयर। ये मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वो आती जा रही है चीजें, तो उतनी उनकी इनकम भी बढ़ती जा रही है, और लोगों ने अब तो विंडोज भी दबा दबा के खरीदी, ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट में कितनी सारी नई नई चीजें आ गई, तो सब उसका पार्ट बनता है। वो माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स भी आता है बहुत सारे सॉफ्ट माइक, ये आपका ये क्या नाम है, MS वर्ड वगैरह क्या है, हाँ, तो विंडोज वगैरह तो उसी के पार्ट है, और विंडो अलग दिखती है, ऑफिस के सॉफ्टवेयर अलग दिखते हैं। मैंने उसका सब्सक्रिप्शन भी लिया था 8,500 रुपये का, हाँ, क्योंकि वो आईपैड वगैरह में चलते हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा, उसका कल ही है, उसी चक्कर में लेना पड़ा कि काम नहीं कर रहा। हाँ जी ठीक है, डन। तो कहने का मतलब क्या है, अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया भाई, लोगों की सड़कें बनवाओ, गरीब लोगों की सहायता करो, हैंडीकैप लोगों की सहायता करो, औरतों को जॉब दो अपनी कंपनी में, ऐसे जो भी काम कर सकते हो करो, बच्चों को सड़कें बनवाओ, रोड बनवाओ, गवर्नमेंट को डोनेशन दो। तो ये सब क्या हमारे, ये भी गवर्नमेंट, ये भी हमारी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी है ना इस बात से अवेयर हो रही है कि लोगों के लिए कुछ करेंगे तो लोग हमारे को का मारा माल खरीदेंगे ना, और अगर हमने इतना कमा लिया करा क्या, तो हम क्या सारा लेके जाएंगे साथ में, तो लोगों को दे दो ताकि लोगों का भला हो। इसको कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटल या सोसाइटी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव कह दो, जो मर्जी कह दो, अलग अलग किताबों में सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है, सोशल ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, बेनिफिट टू सोसाइटी भी लिखा हुआ है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये जो हमारे, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कई बार, अगर आपने सुनी हो मेरी बात, मैं उस दिन आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा रहा था, तो मैंने एक वर्ड बोला था, जो किसी आदमी का काम होता है ना, वही अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव बन जाए। बताई थी वो बात भाई, सेबी का काम क्या है, रेगुलेटरी देखना, रेगुलेट करना, डेवलपमेंट करना, प्रोटेक्ट करना, तो यही उसके ऑब्जेक्टिव है। प्रोटेक्टिव फंक्शन उसका ऑब्जेक्टिव होता है, रेगुलेट करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, रेगुलेट ढंग से करना, नई नई चीजों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका फंक्शन है। तो उसी तरीके से बताओ हमें, और भाई साहब बजा तो नहीं, देख निकल गया कहीं, उल्टा गिरा है, कैमरा देख, कैमरा पीछे से, मैं इसी इसको कह रहा था, मेरे मोबाइल का ध्यान इसी में कुछ स्पेशलिस्ट होगा। नहीं ज्यादा तो इसको थोड़ा इधर कर देखिए, तेरी कुर्सी इसके ऊपर अटक रही है, मैं इसी तरह स्पेशलिस्ट हूँ। तो
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास पर्सनल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है ना, अगर हम इन तीनों को अचीव करेंगे तो हमारी मैनेजमेंट दी बेस्ट हो जाएगी। तो यही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, यही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम कहेंगे इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू सोसाइटी। ठीक है। नंबर 2, इट प्रोवाइड बेनिफिट टू सोसाइटी, इट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो 3 पॉइंट आपके एज इट इज आ जाएंगे। फिर मैनेजमेंट की खास बात होती है, वो जैसे तैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे अपने आप को भी चेंज करती जा रही है। देखो शुरू में क्या कर रहा है, सर्वाइवल प्रॉफिट या शुरू में सोसाइटल प्रॉफिट, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। ऐसे ही कंपनी जो होती है वो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करती है, वैसे उस पर काम करने का तरीका चेंज, वैसे नए नए तरीकों को अडॉप्ट करती है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। 4 पॉइंट हो गए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग societal objectives, so benefit to society. Management is dynamic, it changes itself according to changing environment and changing requirement. Environment के अनुसार मैंने बताया बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट भी अपने काम करने के तरीके को चेंज करती रहती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, मैंने उस दिन बताया था एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली काम करना, याद आ गई डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स with the help of other efficiently and effectively for the achievement of the goals of the organization. बस ये 2 बातें याद करो और ऑब्जेक्टिव याद करो, समझो सारे इंपॉर्टेंट के सारे पॉइंट याद हो गए। कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं इसमें। तो क्या है इसके पॉइंट्स, तीनों ऑब्जेक्टिव लिख देना पहले। मैनेजमेंट डायनेमिक है, ठीक है, और मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन एफिशिएंसी, मैनेजमेंट वर्क्स इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर, यही उसके क्या है इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, हाँ जी बताओ, मैं क्लियर? Yes, sir. हाँ जी दिव्यांशी क्लियर? Yes, sir. हाँ जी एनीबॉडी? ओके फाइन। नाउ देयर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। भाई वैसे तो पूरी किताब में जब जब आपको नेचर ऑफ किसी चैप्टर का पूछे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या फीचर पूछे तो एक ही मतलब है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन पहले चैप्टर में नेचर और फीचर में फर्क है। फीचर मैंने आपको परसों पढ़ा दी थी, वो ओरिएंट का पंखा जो मैंने बताया। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी नेचर ऑफ मैनेजमेंट है क्या, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है क्या? भाई मानो 3 अलग अलग बंदे हैं, एक का नाम तुषार है, एक का नाम प्रियंका है, एक का नाम दिव्यांशी है, मैं। 3 अलग अलग स्कॉलर्स हैं, एक साइंस का स्टूडेंट है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, और एक जो है कोई अपना गाना बजाना वगैरह कुछ करता रहता है, आर्टिस्ट है, कुछ भी कर सकता है बच्चा। मानो आप तीनों में कोई से एक बच्चा आर्टिस्टिक नेचर का है, एक साइंस में है, एक कॉमर्स में है। मैंने एक से पूछा बताओ भाई साइंस मैनेजमेंट क्या होती है, तो बच्चा आर्टिस्टिक नेचर का है, उसका दिमाग आर्ट की तरफ चल रहा है। तो क्या कह रहा है, अरे मैनेजमेंट सर मुझे तो लगता है बिल्कुल हमारे काम होता है, एक आर्ट की तरह है। मैंने कहा आर्ट क्या होता है? मैंने कहा आर्ट होता क्या है? अरे आर्ट का मतलब है कला, काम करने को कोई नया अलग तरीका। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक कुर्सी बना सकते हो लकड़ी की या कोई और की? ये कुर्सी आप खुद बना सकते हो? हमें तो नहीं आती सर, ये लोहे की कुर्सी से डेंटिंग पेंटिंग करना और टाँके नहीं कर सकते, हमें आता ही नहीं। लेकिन जो बंदा ये बनाता है ना, आप उसको जाके देखोगे ना तो 1 घंटे में कुर्सी उठा के साइड फेंक देता है, और आप लग जाओ ना इस कुर्सी को बनाने में तो 6 घंटे में भी नहीं बना सकते, हो सकता है 8 घंटे बना। आपने देखा पहले बैंत वाली कुर्सी आती थी,
प्लास्टिक के धागे जो होते थे ऐसे करके छोटी 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 बनाई, बचपन में कभी आपने देखे होंगे। कभी एक बार सिर्फ उसकी एक तार निकल जाए ना, एक तार, अब उसको दोबारा डाल के दिखा दो, 1 घंटे में मान जाओ, सर वो 1 जो घंटे में। हाँ जी, बेंच की कुर्सी आती है प्लास्टिक की है। सर जो मुड्डी बोलते हैं जिसको, बेटा मुड्डा तो जो होता है ना वो रस्सी का होता था, मुड्डे जो बनते रस्सी के बनते थे। एक कुर्सी आती थी जिसमें बीच में ना मतलब प्लास्टिक के एक पतली सी मतलब तार टाइप सी होती थी, उसको बीच में ऐसे कर करके बनाया हुआ होता था, एक एक गोल यस गोल से बने होते थे, बीच में गोल 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 से बने होते थे। वो याद आ गई कुर्सी, पीछे भी होनी थी, बैक में भी होता था गोल 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 गोल, और नीचे भी जहाँ पे हम बैठते थे वो भी थोड़ा सा मतलब रबर टाइप देता रहता था, हल्का सा, बहुत ज्यादा लोच नहीं होता था, मतलब इसकी तरह हार्ड नहीं होती थी जो कुर्सी पे हम आजकल बैठते, वो कुर्सी थोड़ी सॉफ्ट होती। अगर उसका एक रस्सी निकल जाए ना, सिर्फ आपकी एक रस्सी, आई अश्योर यू आप 1 घंटे में नहीं डाल सकते, 1 घंटे में भी नहीं डाल सकते, सच बता रहा हूं। और कभी वो कुर्सी बनाने वाला आ जाए ना, कुर्सी बनाने भी तो आते थे, कुर्सी हम गलियों में तो कुर्सी बना दो, कुर्सी बना दो, कुर्सी बना दो बोलते रहते, पता नहीं क्या क्या बोलते। बिलीव इट और नॉट, आधे घंटे में पूरी कुर्सी बना के चले जाते हैं। हम उनको कोई बुला के देखो, भाई तो कुर्सी बनवानी, हाँ जी बना दो, कितने में दे, वही 100 रुपए दे दें, वो धागा भी अपना लगाएगा, सब कुछ बना के 100 रुपए में कुर्सी बना के भी चला जाए। और हमें ना एक नहीं डाल सकते, 1 घंटे पूरी बना के चला जाता था। कारण पता क्या था, इज एक्सपर्ट। तो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जिनको नॉलेज होती है किसी काम को करने, उनको कला आती है ना, वो प्रैक्टिस कर करके उसमें जूझ चुके हैं, प्रैक्टिस कर करके एकदम बंद चुके हैं, क्यों काम करते हैं ऐसे। सॉरी सर। तो सब पीछे का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, जरा बात करें तो सुना। हाँ जी, तो ये जो होती है ना आर्ट, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बढ़ती चली जाती, और ये ना हर आदमी के अंदर पर्सनल होता है। मानो जितने कुर्सी बना सबके अंदर ऐसा होगा ना, कोई घंटे में आता है, जब प्लम्बर है, अब कोई प्लम्बर होते हैं काम बड़े बढ़िया करके जाते हैं, बड़ा ही मस्त काम करके जाते हैं, एक बार भुला जाओ तुमको, आज ऐसे करके जाएंगे महीनों महीने तक, सालों साल तक चीज खराब नहीं। और कुछ प्लम्बर ऐसे तुमको बुलाओ, अरे भैया कल तो काम करके दे, दोबारा पानी यार, क्या यार तूने नया नया काम किया ऐसे ऐसे कर दिया। देखा कई बार लोगों को लड़ते हैं, कारण क्या, दे नॉट एक्सपर्ट, और उनको उम्र देखोगे बुढ़े हो गए उस काम करने, फिर भी उनको नॉलेज होता है कई बार ऐसा। तो कारण क्या है, ये पर्सनल एप्लीकेशन होती है, इसमें बंदा करना कितना चाहिए। तो ये आर्ट क्या होता है, आर्ट के अंदर एक खास बात है, नहीं बंदा बुढ़ा हो गया तो उसको नॉलेज होगी, जरूरी नहीं है, बुढ़े होते काम नहीं आता होता कई लोगों को, और कई लोग ऐसे होते हैं बड़े समझदार होते हैं, एक बार बुला लो। मेरे घर के अंदर मैंने पीछे ना पूरा टॉयलेट दोबारा बनवाए थे दोनों, मतलब पूरे वॉशरूम पूरे रेनोवेट करे थे, मैंने इतने मतलब पैसा लगा दिया उसमें पूछो मत। और उसके बाद में क्या हुआ, बीच में मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने उसको भगा दिया प्लम्बर को, मैं भाग गया, सर में दर्द, इतना नुकसान कर दिया, टाइल वजह सब सत्यानाश कर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो मैंने मोटर का जो पानी का जो कनेक्शन करवाया था ना, वो पानी तब भी नहीं आता था, पानी आता था मर मर के। अब मैंने 2 प्लम्बर को और दिखा, मैं भाई देखिए यार कैसे, भाई वो खराब कर गया, पूरा दोबारा फिटिंग दोबारा करानी पड़ी। मैंने कहा फिटिंग कौन दोबारा करवाएगा, वैसे ही सारी जगह दोबारा तोड़ेगा, सारी टाइलें दोबारा तोड़ा, पागल हो। अभी पीछे मेरे घर की टंकी में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने प्लम्बर बुलाया, काफी बुजुर्ग सा प्लम्बर था, गाँव गया था, इससे बात नहीं होती थी। मैं कुंदन बाबू जी एक बार आओ जरा देखना, काम करवाया था टंकी में। बाबू जी एक बात और बताया, मेरे घर में पानी का काम करवाया था, तो पता नहीं है टंकी का मोटर का पानी नहीं आता डायरेक्ट यार, बाकी सारे नल के सही है उसे, तो बाबू जी इसका कचरा आ गया होगा। वो बाबू नए तो नहीं थे भाई, कचरा कैसे आ गया, बोला कोई बात नहीं बाबू जी मैं ठीक कर दूँ। उसने गया नट चूड़ी खोली, अंदर एक तरह कुआ सा मारा, कचरा धड़ 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 निकला साला। एक और एग्जाम्पल, मेरे पास है ना पहले एक कार थी मारुति 800, तो एक बार जब मेरी गाड़ी काफी पुरानी हो, लेकिन पहले तो क्या होता गाड़ी चलती रहती थी, तो कौन, तो मारुति 800 गाड़ी,
तो गाड़ी झटके मारने शुरू करती, मिसिंग करनी शुरू करती, तो गाड़ी चला तो मिसिंग करती रहती थी, थोड़ी थोड़ी दूर देखते मैं परेशान। मैंने अपने मैकेनिक को बुलाया, बड़ा अच्छा मैकेनिक, भाई साहब देखो उस्ताद जी प्रॉब्लम हो रही गाड़ी। कहने भाई साहब देखता हूँ, सुबह का कहना भाई साहब मुझे लग रहा है इसके प्लग है ना खराब हो गया, तो प्लग में ना वो कचरा आ गया। मैं प्लग नहीं डालो, बढ़िया वाला प्लग डालो, भाई को 800 रुपये की जाके प्लग लेकर आया, प्लग डलवा दी। गाड़ी 2 दिन चला सही चल, 2 दिन होते में मैं कहा उस्ताद जी देखो क्या हो रहा है, तो दोबारा वैसे ही होगी। कह रहे हैं उस्ताद जी अगर गाड़ी पुरानी हो गई तो इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंजन का काम करवा दो। मैंने इंजन का काम कितने का होगा, बोले 6-7 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये लग जाएंगे, अंदर का सारा सामान दोनों यहाँ डाल देंगे। मैंने कहा तो उस्ताद जी इसका इंजन कितने का आएगा नया। कह रहे इसके नीचे की असेंबली होती है ना, पूरी असेंबली वो नई मिल जाती है, 8,500 की आएगी। मैं तो नहीं डाल दो, दिक्कत क्या है, ऊपर का काम 2-3 हज़ार में हो जाएगा और क्या करें। 8 घंटे मैं जाकर नई असेंबली खरीद के जाया, मैंने गाड़ी की असेंबली चेंज करवा दी। असेंबली बहुत बढ़िया, गाड़ी एकदम ऐसे अगर नई हो गई जैसे, क्योंकि इंजन नया हो गया तरीके से, असेंबली पूरी नहीं रख गई जैसे कंपनी फिटेड आती वो हो गई। ऊपर का उसने काम करा, 15-20 दिन बाद दोबारा पटक पटक भाई 14,000 रुपये खर्च हो गए। तो अभी भी गाड़ी वही कर रही है सही, कह रहा है उसको भेज दो पुरानी हो गई है। इतना गुस्सा ना पूछो मत, और पागल हो गया मैं सुन के। 14,000 रुपये खर्च कर दिए, गाड़ी पूरी पुरानी गाड़ी में 14,000 रुपये कौन खर्च करता है। तो गाड़ी बहुत साफ थी मेरी, बड़ा परेशान। एक दिन मैं गया अपने घर के पास, हमारे जिंदा प्लेस एक जगह है जहाँ में नई बनी थी, तो मैं वहां से आता, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो मैं पंचर लगवाने चला गया एक बंदे को। तब तो ट्यूबलेस टायर तो होते नहीं, तब तो ट्यूबलेस टायर है ना, तो मैंने गाड़ी में पंप रख रखा है, कहीं टायर पंचर हो जाए पंप से हवा भरता हूँ, चलो गाड़ी कुछ नहीं चलती। तब ट्यूब वाले टायर होते थे, टायर पंचर हो गए, मैं पंचर लगवा दिया। और देखा बहुत बुजुर्ग सा मैकेनिक बैठा हुआ, मैं पंचर लगवाता, मैं कहा खाली खड़े खड़े बकवास तो करनी होती किसी ना किसी को, तो मैं उसी को पकड़ के बैठ गया। मैं कहा सर जी बात बताओ, मेरी गाड़ी है ना मिसिंग बहुत करती है। तो बबली उस्ताद जी को आप जानते हो? हाँ जानते हैं। मैंने कहा मैंने उनसे ये काम करवाया, फिर ये करवाया, फिर ये करवाया, 14-14,500 हर बार इतनी बार तो मैंने मैकेनिक को पैसे ही नहीं दिए। तो भाई साहब एक काम करो, इसके ना पीछे ना जहाँ पेट्रोल होता है ना, वहाँ पे फ्यूल पंप होता है, वो फ्यूल पंप आता है 50 रुपए का, उसको चेंज करवा दो। मैंने कहा अभी करो, वो 50 रुपए का तो 100 रुपए भी देता हूँ, अभी करो। मैंने भी कर देता हूँ, दुकान से क्या 50 रुपए फ्यूल पंप लेकर आया, उसने वो चेंज कर देती, उसके बाद 5 साल गाड़ी होता है। कितने का खर्चा था? 150 रुपए का खर्चा था। खर्चा कितना करा मैंने? तो क्या उस मैकेनिक को नहीं पता था? उसको पता ही नहीं था, कोई बुढ़ा था मैकेनिक को पता नहीं। तो क्या हर बंदे को आता है? नहीं। अब क्या हुआ, वो जो मैकेनिक था ना, उसने 2 बार कभी ना कभी करते करते प्रैक्टिस के थ्रू देखा था कि ऐसा करने पर ये करने से चीज ठीक हो जाती है। ऐसा मेरे साथ एक बार बेवकूफ नहीं होना, कई बार बन चुका हूँ ऐसा बेवकूफ। हाँ ऐसे बहुत बार बेवकूफ बन चुका हूँ। एक बार मेरे कंप्यूटर का है ना पीसी खराब हो गया, तो पीसी बार बार शट डाउन हो जा रहा था, मैं पागल हो गया शट डाउन। मैकेनिक को बुला बुला के पैसे दिए जाऊँ उसमें, बाद में पता उसकी तार खराब थी सिर्फ 50 रुपए की। इतना गुस्सा आता मुझे आज भी उस मैकेनिक से बात करता हूँ तो। 3-3.5 हज़ार को ठुकवा दिया उसने मेरे। मतलब इस बात पे गुस्सा नहीं, 3-3.5 हज़ार तो नई चीज हमारी लगी हो, लेकिन दिक्कत इस बात की 50 रुपए की चीज का 3.5 हज़ार रुपए लगाने के बाद 50 रुपए की चीज खराब नहीं मिलेगी, 14-14.5 हज़ार खर्च करके 150 रुपए की चीज खराब नहीं मिलेगी, तो क्या दुख होता है आप समझ सकते हो। तो गाड़ी खैर हमारी नहीं होगी, ठीक होगी, बढ़िया, लेकिन दुख होता है यार, 50 रुपए का काम था, करके भी काम चल सकता था, ऐसे इतने सारे पैसे करते। तो कहने का मतलब है ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू बढ़ता है आर्ट। आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू इम्प्रूव, और ये हर बंदे की अपनी एप्लीकेशन होती है, वो कितना सीखना चाहता है। और इन सभी कामों को थोड़ी बहुत एक बंदे को थियोरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक आर्ट की ना खास बात है। इस आर्ट को अगर आप कुर्सी बुनने वाले को देखोगे तो समझ में नहीं आए। इस आर्ट के ना किसी कोरियोग्राफर को देखो,
किसी सिंगर को देख लो, किसी म्यूजिशियन को देख लो, किसी बैंड को देख लो, तो आपको सारी बातें समझ आएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंगर की, तो अगर उसको सिंगिंग करनी है तो सबसे पहले उसको सारेगामा तो सीखना ही पड़ेगा, यानी उसको थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर 50 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से जाके थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, एक उस्ताद जी से जाके गाना सीख रहे हैं, क्या सभी बड़े बड़े सिंगर निकल जाएंगे? ए आर रहमान? नहीं, कोई एक ही निकलेगा। कारण बाकी सब करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, रियाज थोड़ा कम होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक ही चीज में अपना नया ढूंढा दे, क्या करते हैं दूसरे गाना गा रहे हैं उसी को कॉपी कर करके सुना देंगे, गिटार बजाएंगे तो वही जो पुराना। कुछ ऐसे होते हैं जो नया अपनी धुन निकाल, तो यानी कि वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ता है, और ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन जिसके थ्रू इसमें इंप्रूवमेंट आता है। ये तो हो गया आर्ट के बारे में। तो जो बच्चा आर्टिस्टिक था तीनों में से, उसका दिमाग वहीं चल रहा है, तो मेरे काम की तरह लग रहा है। मैं कैसे काम की तरह लग रहा है? कह रहा सर ये भी मेरे काम की तरह है। कह रहा मैनेजमेंट तो बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने कैसे सेम टू सेम है हमें बताओ। कहना सर देखो इसमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं पड़ती जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, पढ़ाई तो रहोगे मैं आपको, आप भी पर्सनल। इवन आप एमबीए में भी तो यही पढ़ते हो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए क्या था, बैचलर ऑफ बिजनेस, तो यही तो पढ़ाते हैं आपको वहाँ। तो भाई थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप, लेकिन क्या हर बंदा जो बीबीए कर लेता है, एमबीए कर लेता है, अच्छा मैनेजमेंट में चला जाता? नहीं। कारण भाई बंदे को टैकल करना इज ए बिग टेढ़ी खीर। किसी बंदे को टैकल करना, किसी बंदे से काम करवाना इज ए बिग जॉब। आज आप किसी बंदे को उसको लगेगा हाँ हाँ सही कह रहे सर, वो आज आपकी बात को हाँ कर देगा, फिर दोबारा वहीं का डब्बा खोल देगा। आज सुनने पे तो आपको फैन लगेगा, भाई मेरा तो दूसरा फैन ही यही है, मेरी बात को तो जैसे कल ये मानेगा बस सबसे बच्चा, यही 100वां रिजल्ट वाला बच्चा है। 2 दिन बाद पूछो सर मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, 50 काम हो गए उसके बाद। ठीक है, पापा के साथ जाना, मम्मी के साथ जाना, दादा के साथ जाना, दादी के साथ जाना, नाना, सब जगहों के काम उसको नजर आ जाएंगे। तो उनको कुछ भी नहीं याद आएंगे सर, 100 कुछ भी नहीं रहेंगे, तो एक ही नहीं रहेंगे, आज जाना है, कल आएंगे, परसों आएंगे, तो सारे घूमने के प्रोग्राम बना देते, तो वो सब चीजें भूल जाएगा। तो यही है सबसे बड़ी दिक्कत। मैनेजमेंट कहने की बात है, लोगों को टैकल कर रहे हैं। पीपल हैव देयर ओन बिहेवियर, ओन थिंकिंग, ओन एटीट्यूड्स एंड ओन बिहेवियर, और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बहुत मुश्किल है लोगों को मैनेज करना। अब ये लोगों को कैसे आता है मैनेजमेंट करना? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू। जो बंदे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उनको हर तरह के, अब 10 लोगों को टैकल करना, हर बंदे की अलग बुद्धि है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जाट जाता है बाल कटवाने के लिए, तो जाट जाके बोलेगा, पूछेगा बाबू जी बाल छोटे कर दूं, तो जवाब आएगा ना तो बड़े कर सके तो बड़े कर दे, तो वो जवाब वही दे सकता भाई। अब हम तो नहीं बोलते, हम तो कहते हैं छोटे कर दे, साइड से छोटे कर देना, बीच में बड़े कर देना। वो क्या बोलेगा, उल्टा जवाब देगा। तो ऐसे 10 बंदे बैठे तो 10 का जगह दिमाग चलता, बड़ा मुश्किल होता है किसी को टैकल करना। तो मैनेजमेंट की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू इंप्रूव होती है। जैसे आर्ट इंप्रूव होता है, ये भी इंप्रूव होती है। जैसे आदमी बार बार लोगों को टैकल करता है, बंदे की शक्ल देखते पहचानते हैं, बंदा मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने उस दिन से बात की, इसका मतलब यही निकल रहा हूँ, पक्का ही ऐसा ही है, ढीठी है भाई। अब हमें भी जैसे मानो बच्चे अगर हमारे सामने आते हैं ना, पढ़ने आते हैं, तो 2 3 4 बार में अगर बच्चा क्लास में बैठा उनके तब बता दूंगा बच्चे A to Z सब बता दूंगा, बच्चा कैसा है, पढ़ता है, लिखता है, नॉलेज कितनी, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सब पता लग जाता है। कहीं बोल के देख लो मेरे सामने झूठ, 2 दिन में बता दूंगा झूठ बोल रहे, सच बोल रहा है। 2 बातें बोलूंगा मैं बता दूंगा झूठ बोल रहा, बात सामने बैठा होना चाहिए, नजर मेरी सामने होनी चाहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए बच्चों को, बस बाकी सब निकाल दूंगा, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। 2 मिनट रखते हैं बताने, क्यों भाई? पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, बच्चों के साथ सारे दिन रहते हैं, हमें पता है कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है, पता लग जाता है। बच्चा काम करके आया नहीं आया देखते ही पता लग जाता है, पूछने की जरूरत नहीं होती हमें, काम करके आया, क्वेश्चन करके आया, सब पता रहे। तो कैसे आया मैं भाई? सीख के तो मैं भी नहीं आया था माँ के पेट से। कैसे आया? प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, बार बार पढ़ाते हैं, बार बार बच्चों को देखिए तो पता लगता है बच्चा ऐसे करता है तो बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा करता तो बच्चा वैसा होता है। अब कुछ हमारे दिमाग ने फिर अपना सोचा, क्योंकि ये बच्चे का ये करा था ना पिछली बार, तो इससे बड़ा बेटर रिजल्ट आया, उस बच्चे को मैंने ऐसे कहा था तो ये रिजल्ट आया, तो बच्चा कर गया। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तो वही बात मैनेजमेंट के अंदर भी, लोगों को मैनेज करना
बच्चों को मैनेज करना, मैनेजमेंट तो एक ही है भाई। यू आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, दे आर डूइंग वर्क, यू आर ऑल्सो डूइंग द। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट भी एक आर्ट की तरह, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ता है, और थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका स्टेप पहला क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज। नंबर 2, सबके सब एक जगह पे गए तो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करके, और उस बंदे की जिसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन बढ़िया होती है वो AR रहमान बन जाता है। तो बाकी सब ट्रेन में गा रहे हैं। समझ गए, यही फर्क है ना तुम भाई। सभी एक ही जगह पे जाते हैं, कोई छोटे मोटे स्टेज पे सिंगर बन जाता है, कोई वैसे होते 5 स्टार होटल में जाके गाना गा रहे होते देखो भी करा, तो कोई AR रहमान बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसने अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन। दूसरा बच्चा जो है हमारे पास साइंस पढ़ रहा है, उसका दिमाग साइंस की तरफ चल रहा है। हमने उससे पूछा भाई साइंस क्या होती है, तो साइंस को देखते हो कहता है सर साइंस होगा कुछ नहीं करते सर, एक ही काम को बार बार करते रहते 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 करते ही रहते। इससे पता होता है क्या निकला, कुछ नया निकला तो दुनिया को बता देते देखो भाई हमने एक्सपेरिमेंट करा, कुछ नया निकल गया, ये करने पे ये होता है, दे हैव ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। और वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में ये नहीं कहते मैंने ये करता ये होगा, वो कहते हैं अब ये करोगे तो हमेशा ऐसा ही होगा। यानी कि ऐसी चीज निकाल के देते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, और हमेशा ये करने पर ही होगा, कुछ और करोगे तो कुछ और निकलेगा। जैसे CO2 मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, उससे वाटर नहीं बनेगा, लेकिन H2O मिलाओगे तो वाटर बनेगा। अब खाली CO मिलाओगे, CO3 मिलाओगे, C2O3 मिलाओगे तो क्या बनेगा भाई, वो ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग रिएक्शन होगा, इतना मिलाओगे तो ये होगा। सिस्टम से चलना है आपको, जरा सा भी चेंज करा नहीं मीनिंग बदल गया। हम लोग सोचो मैनेजमेंट कैसी है, उस बच्चे से पूछा मैनेजमेंट कैसी है, मुझे तो लग रहा है मैनेजमेंट साइंस की तरह। हमने कहा भाई तेरे को साइंस की तरह कैसे लग रही है, साइंस की तरह कैसे लग रही है, कह रहा फियोडोर टेलर के प्रिंसिपल नहीं पढ़े, हमने कहा पढ़े। कहता उसने क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट में साइंस की तरह हर चीज को पुरानी बातों को माना मत, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, लकीर के फकीर मतलब, हर बात को थोड़ा सोचो, रियल लाइफ सिचुएशन में आओ, जो प्रैक्टिस करनी है उसी को सोचो, उसी को करो, और जो ठीक लगे उसको करो, किसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। पास्ट स्टेटमेंट देखो पिछली बार क्या हुआ था, अब की बार एक नया तरीका था, और हर काम को सिस्टमाइज तरीके से करना है। मेथड स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, टाइम स्टडी करो, फटीग स्टडी करो, स्टैंडर्डाइजेशन सब करो। तो तो यही कह रहे हैं ना, तो कह रहे था मुझे मेरी तरह ही लग रहा है साइंस। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा था मेरे को लग रहा है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट एक ऐसी नॉलेज है जो कि सिस्टम से चलती है, और वो किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, हर बार एक नए तरीके से सोचती है। वो एक्सपेरिमेंट कर करके नई चीजों को निकालती है, और वो ऐसी चीजें निकालते हैं जो कि सब जगह पे एप्लीकेबल होती है। वैसे भी हम तो कहते ही हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार एग्जांपल भी दिया था, मेरे डैडी कहा करते थे, कहते कोयल किसको धन देता है, कागा किसका धन हर दे, मीठी बोली बोल के जगब ना करो। ना तो कोयल किसी को धन देती है, ना कौआ किसी का धन देता है, लेकिन मीठी बोली बोलते हो जगब ना कर देती है कोयल। दोनों काले होते हैं, कोयल कौए से ज्यादा काली होती है, कभी देख लेना अगर आपने देखा। कौए का फिर भी रंग जो होता है ना, वो थोड़ा वो होता है, मतलब उसको आप बोलो ग्रे शेड होता है, और कोयल टोटली उसकी चोंच भी काली होती है, एकदम प्योर जेट ब्लैक, कोई चीज उसकी सफेद होती है, हल्का सा सफेदी बन गया। फिर भी कोयल को घर में बिठाते, कौए को भगा देते। उनको कई बार पहले ही बताया होगा एग्जाम्पल कि कई बार ज्यादा गाड़ी चलाते तो किसी गलती से क्या हो गया, गलती हो गई तो हमें आदत पड़ी है कोई गलती करे उसको डांट दो, लड़ लो उससे, हमें प्यार से बोलना ही नहीं आता। हमें कोई घर में एक बार डांटे तो सही, भाई साहब हमारा गुस्सा होता है, हम सीधा जवाब देते पटाख, तुमने बोला तुझे एवरी एक्शन एज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तूने ये करा तो मैं भी ये करके रहूंगा। नेवर रिएक्ट पोलाइटली।
यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है भैया। अगर कोई गुस्से से बात करे प्यार से बात करो, 2 मिनट बाद में प्यार से ही बात करेगी। मैं कभी अपन चैट, अभी भाई तो मेरा मोबाइल बंद हो गया, नहीं तो मैं चैट सच में दिखा देता। मैंने बताया मेरे टीचरों के बहुत सारे ग्रुप हैं। किसी टीचर ने बेचारी ने अपनी वीडियो डाल दी इकोनॉमिक्स की, उसमें कुछ उसने गलत पढ़ा दिया था, कोई डेट गलत बता दी, तो देश के बारे में बोल दिया ये है चाइना के साथ ये हुआ, चाइना के ऊपर हमको डिपेंड वगैरह वगैरह कुछ। टीचर का भाई था सर, उन्होंने बोला ये औरत को क्या आता है, ऐसी औरतों के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है, बच्चों का सत्यानाश हो रही है। ग्रुप के अंदर बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने सर को लिख के दिया, सर ऐसा है, वो लेडी है, उनसे गलती हो गई। अभी परसों की बात रहा हूँ, बहुत दूर की बात नहीं था। परसों जब आपकी क्लास नहीं थे तभी उसी समय में बात लिख रहा था ना मोबाइल पे, तो यही लिख रहा था तब मैं बैठा हूँ। मैं उस समय जवाब देता व्हाट्सएप पे, तो यही जवाब दे रहा हूँ, सर कोई जवाब दे। मैं सर लेडी है, गलती हो गई तो क्या हो गया। और मैंने कहा ग्रुप में इतने उल्टे तरीके से अब्यूसिव हो, इतना क्यों गुस्से से बोल, फिर उन्हें देश के जैसा बोल दिया। मैं सर बोल दिया ना, तो आप उनको पर्सनल चैट में भेज दो, पर्सनल चैट में भेज दो भाई तुमने गलती करी है और आप ये गलत पढ़ा रहे हो, आगे से थोड़ा ध्यान रखो। टीचर है, हो गई गलती, क्या हो गया। सर आप इतना उल्टा क्यों बोल रहे, ये औरत ये नहीं जानती, वो औरत को पता नहीं कुछ। औरत औरत क्या करे, हाँ पढ़े जनाब, तो आप ही थोड़े मेहनत से बात करोगे। फिर वो अशोक जी आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, देश के बारे में ऐसी बातें करती है। मैंने कहा सर मेरे तो डैडी ने मुझे जो सिखाया मैं तो वो बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज द पर्सन इन अलोन, एप्रिशिएट द पर्सन इन द पब्लिक। कह रहा हूँ वीडियो भी तो पब्लिक में डाली है, तो मैं तो पब्लिक में ही बोलूंगा। मगर सर तो आपके हिसाब से क्या वो अपनी वीडियो हर बंदे को पर्सनल चैट में भेजेगी? तो वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाई, तो हो गई उससे गलती, आप क्या हो गया, तो ग्रुप में डालिए ताकि सभी देखें, और क्या पर्सनल चैट में भेजेगी आपको। चुप हो गया, उसके बाद फिर भी बक बक करता है। मैं फिर रिप्लाई नहीं करता कभी ऐसे बंदे। फिर मैं उसको एक सीधी सी बात लिख के भेजी, मैं कहा सर जब उसने भोजा बोल दिया ना, तो सीधी एक बात लिख के, उससे तो जवाब नहीं आया कुछ, ग्रुप में चुप हो गया। वैसे जगाया उसको जाता है जो सो रहा है, बस इसके मैं कुछ नहीं बोला, उससे तो चुप हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे को डायलॉग तो बहुत आते हैं, 50 डायलॉग है, उल्टा सीधा इतना बोलता है, उसका लेडी को उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर बाकी सारे टीचर क्लैप कर रहे थे, तो मैंने 2-3 टीचर और भी इन्वॉल्व हो गए थे उस काम में। सर को कहता था गुस्सा किस बात है, कि आपसे बोल दोगे तो क्या हो जाएगा। मैं मैडम को अगर आप ये बोल दोगे मैडम आपकी चीज गलत है, और ऐसे आप देश के बारे में होता क्यों बोल, देखा आप बल्कि बच्चों को अपने अच्छे तरीके बोलो, ये प्यार से भी तो बात करी जाता है, ये गुस्से से ही बोलना जरूरी है कि हमारा देश का हमारा पेट्रोलिज्म आज ही पैदा हो रहा है। मैं पॉलिथीन यूज नहीं करते क्या, तो कहाँ जाते हैं पेट्रोलिज्म में, हमारे देश में कूड़ा हो रहा है, मत कूड़ा तो दुनिया जानते हैं, सारे टीचर टीचर सब यूज करते, मत यूज करो फिर इतना पेट्रोलिज्म आ रहा है। या कभी कोई गाड़ी नहीं निकाली क्या देश को, क्यों गवर्नमेंट को फिर गाड़ी निकालते थे। तो व्हाट आई मीन टू से एवरीथिंग ओके एंड राइट, बट हमें क्या करना पोलाइटली, तो वही बात है साइंटिफिकली। तो अगर आप प्यार से बात करो, सबको प्यार की बात है समझ में आती है, लेकिन गुस्से से अगर बात करोगे ना, मान लो आपने एक गुस्सा करोगे तो 2 बार गुस्सा करेगा, 2 बार करेगा तो 4 बार करोगे, 4 बार गुस्सा बढ़ता जाएगा, गुस्सा कभी कम नहीं होता, गुस्सा कभी कम नहीं होता। आप एक बार करोगे तो 2 बार करेगा, 2 बार करोगे 4, मतलब आप एक गुंडा लाओगे तो 2 लाएगा, 2 लाओगे तो 4 लाओगे, 4 अल्टीमेट दोनों कतल ही कर दोगे, खत्म कर दो। तो दूसरा तरीका क्या होता है भाई, यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है, प्यार से बात करो, सब मानते हैं यार, नहीं मान रहा तो भाड़ में आप अपने रास्ते चले जाओ, कुत्ते भौंकते राही चलते हैं, कुत्ते भौंकते राही चलते चल जाएंगे ना। ठीक है, हाथी थोड़ा हाथी को फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता वो चलता रहता ना मस्त, बोल देंगे ना पागल है। फिर पता क्या सोचा मन में, हंस दोगे इतना बड़ा बेवकूफ है, इस बातें को नहीं समझ यार, मन में सोच रहा था वो तो बेवकूफ है, मैं बेवकूफ थोड़ा ही। एक बार है ना, क्या हुआ, एक साधु महाराज को किसी बंदे ने बोल दिया, ठीक है, तो उन्होंने भगवान क्या है, तो भगवान ने देखा भाई इसको कोई लड़ रहा है उसके ऊपर, तो भगवान फटाफट से उठे नीचे आने के, तो मैं चलूं उसको बचाऊं,
इतने में साधु महाराज ने उसको गाली गलौज करनी शुरू कर दी। भगवान वापस चले गए। महाराज को बोली, प्रभु ये क्या, आप तो जारकस को बचाने गए। कह रहे पहले मैंने देखा एक साधु और एक वो जमादार लड़ रहे हैं, जब मैं नीचे जाने लगा तो मैंने देखा तो जमादार लड़ रहे हैं, है ना। तो सीधी बात है, वो उसके नेचर पे ही आ गया ना। तो साधु ने अपना काम छोड़ दिया ना, तो उसी की तरह लड़ रहा है पागलों की तरह। तो फर्क क्या है? तो यू हैव टू डू योर वर्क। देखा आपको गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्या होता है? आपको मैंने बताया था बंदा झूठ कब बोलता है, बताओ बंदा झूठ क्यों बोलता है? आपको लगता होगा बंदा झूठ मारोगे ना, तू मेरे साथ झूठ मत बोला कर, तू झूठ बोलता है ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है। हर बंदे को झूठ, यार मेरे को झूठ बर्दाश्त नहीं होता, क्यों झूठ बोल रहा बंदा, ये नहीं सोचा कभी हम झूठ के बोल। हाँ जी बोलो आप। सर या तो कोई किसी से प्यार करता है या फिर उनसे डरता है। बस दो ही रीजन से बंदा झूठ बोलता है, या तो उससे डरता है या फिर उसको प्यार करता है। और अगर आपसे डरता है तो फिर आप पे गुस्सा कर रहे हो, अगर आपसे प्यार करता है फिर क्यों गुस्सा करता है? इन बोथ द वेज वी आर रॉन्ग। झूठ बोल रहा है कोई बात नहीं, उसको प्यार से समझा, मत बोला कर, गुस्सा मत करा कर, मेरा झूठ मत बोला। क्यों झूठ बोल रहा है? मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, उसको बता दो ना, बस प्यार से मुझे झूठ मत बोल, सच बोल दे यार, कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को गुस्सा नहीं आता इस बात पे, तू झूठ बोल। और जो झूठ बोलता है मन पे जाती है बात, प्यार से बता दो। हम झूठ बोलने को चार गाली निकालो, ले तू भी ले, तूने झूठ बोला सुन, तो मैं गुस्सा ही क्यों कर रहा है? प्यार से क्यों गुस्सा, क्यों झूठ बोल रहा है बेटा? प्यार से ही बता दो, मैं कौन सा कुछ बोल, मेरे को नहीं आ रहा तेरी बात पे गुस्सा, नहीं आ रहा, टेंशन नहीं। लेकिन सबसे पहली बात है, वी मस्ट बी काम फ्रॉम इनसाइड। हमारे गुरु जी ने, जो मैं जहाँ पे पहले आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करता हूँ, तो उन्होंने एक ही बात बताई। वो कहते थे, गुरु जी कहते हैं, टेंशन लेने का नहीं देगा। एक लेडी होती है, वो, उसको मकान मालिक ने आके तंग करा, तुमने किराया नहीं दिया तो अगले महीने घर खाली करना पड़ेगा। बेचारा हस्बैंड परेशान है, इधर से उधर घूम रहा है, ये सोचकर कल मकान खाली करना। लेडी क्या करती है, अरे तुम इतनी टेंशन में क्यों, हम कल मकान खाली नहीं करेंगे, किराया भी नहीं देंगे। फिर किसी जगह रोज जोर से बोलती है मकान मालिक, खिड़की बंद कर देती है। अब मकान मालिक चक्कर काट रहा है ना, तो टेंशन नहीं रहता वो। अब बता क्या करेगा। एक होता है गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा दिखाना, दोनों में फर्क बताओ। आप लोग जनरली लाइफ के अंदर आप जनरली फॉलो करते हो, आप लोग बच्चों को कई बार सुनता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पेरेंट्स ने किया मुझे डर गया, वो पूछो क्यों डर, गुस्सा बहुत आता है, मुझे नहीं पता गुस्सा क्यों आता। एक है ना सांप था, वो किसी गांव के ना सब लोगों को डंक मारता रहता था, लोग बड़े परेशान थे। एक बार साधु महात्मा वहां से जा रहे होते, तो वो साधु महात्मा कहते, प्रभु यहाँ पे एक सांप रहता है, आप कुछ कर सकते हो तो करो। वो सांप सबको काटता रहता है, सबको डंक मारता है, बच्चे बेचारे परेशान। कोई बात नहीं, वो जाके सांप से बात करते हैं, तुम सबको मत काटा कर, तेरा जीवन देख रहे मुक्ति नहीं होगी तेरी, अगर तू चाहता है तो मुक्ति हो जाए। तो सांपों के तो जन्म भी बड़े लंबे लंबे होते हैं, कई साल तक जिंदा है। तो तेरी मुक्ति तभी होगी जब तू ऐसे काम करने बंद कर देगी। ठीक है महाराज, चले जाते हैं महाराज वहां से। कुछ दिनों के बाद ही वो वापसी आ रहे थे, उसी गाँव में जाके कहीं से वापसी आ रहे थे, देखते हैं बच्चे कुछ खेल रहे हैं, सांप को है ना लाठी पे घुमा घुमा के मार मार के फेंक रहे, बेचारा मैं आपको चैन सांप पड़ा हुआ। तो महाराज ये तो वही सांप है भाई। तो महाराज पूछते भाई तेरा ये हाल कैसे हो गया? तेरा महाराज आपने तो कहा था काटना नहीं, अभी मैंने मेरा ये हाल कर दिया। तो कह रहे बेवकूफ, मैंने काटने को मना करता, पुकारने को थोड़ा मना करा था। पुकारने को थोड़ा मना करता, कहने का मतलब क्या है, गुस्सा करने को मना करा था, दिखाने को थोड़ा मना करा था। तो कहता गुस्सा करना और जरा गुस्सा दिखाना। गुस्सा करने का मतलब क्या होता है कि आपको किसी ने कुछ बोला और आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो मतलब सोच रहे हो, और ये आएगा ना उसको ही करो, मैं ये करूँ,
लिख लो, मैंने कमी आप मन में, अब क्या हुआ वो तो चला गया, वो पता नहीं सोच रहे हैं सोच रहा, आप पूरी रात पूरा दिन सोचे यार मैं कल ये करूंगा परसों वो करूंगा परसों, और आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ, अब क्या रहा, गुस्सा कर रहे हो, बोलता गुस्सा दिखाना, उस समय गुस्सा, हाँ क्या कर रहे हो तो करनी है, करा बाहर, टेंशन फ्री, आपने गुस्सा दिखाया, अंदर से आप पूरा काम हो, देखो तो गुस्सा करना, देखो तो गुस्सा दिखाना, और हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमें क्या करना है, गुस्सा जरा दिखाना आना चाहिए, अंदर से एकदम शांत होना चाहिए, उसको दिखाना है, मतलब गुस्सा दिखाना है, गुस्सा दिखाना, you must be calm from inside, and that is a total science. तो मैनेजमेंट जो होती है उसको पता है कब किस वर्कर पे गुस्सा करना है, कब किस वर्कर पे प्यार दिखाना है, कब किस वर्कर से कैसे काम करवाना है, दे नो, दे हैव ए डायनामिक पर्सनालिटी, इसे कहता है मैनेजमेंट एक साइंस की तरह, जो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रिंसिपल बना बना के इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं, उनको पता है कब किस सिचुएशन में क्या करना है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, it is creating through experiments and practice, or the principles are universally applicable, ठीक है ना, तो जब आप किसी के प्यार से बात करोगे, गुस्से से बात करोगे, तो अकॉर्डिंगली वैसा ही एक्शन मिलेगा, तो ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा है ये चीजें यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था रशिया वो फ्रेंड वाला जो फ्रेंच के अंदर था, जाकर उसने सिर्फ बोला तो कोक, तो कोक मिल गई इसको, लेकिन जहां उसने बोला कोक, हाउ मच फॉर कोक, ठेंगा ले ले, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वहां के हिसाब से, ठीक है ना, तो प्यार की भाषा सबको समझ आती है पूरे वर्ल्ड में जाके, किसी भी देश में मैंने नहीं सुना होगा हंसते वक्त ऐसे कर, ठीक है, हंसते वक्त तो सारे चेहरे पे हंसी ऐसे ही आती सबको, ठीक है, हंसते हुए कोई रोते हुए मुंह बना के तो होता नहीं, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कोना, सबको पता है हंसी क्या होती है और रोना क्या होता है, ठीक है ना, तो ये चीजें यूनिवर्सली है। हाँ जी सर, आप बताओ क्या टाइम हो गया, तो अब आपके दो टॉपिक, आज मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, मैंने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताइए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 2 चीजें पढ़ाई, कौन कौन सी, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, इन चीजों को आप घर से पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में उसके क्रिटिक्स पढ़ाऊंगा और एक कोऑर्डिनेशन पढ़ा के चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट में, हो सकता है उससे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, फिर हम शुरू करेंगे स्टाफिंग, ठीक है, तारीख होगी 21, मैं आपका पेपर कब है स्टाफिंग और उसका मैनेजमेंट का, सर सितंबर में होंगे। नहीं तो अभी तो नहीं है ना आपका स्टाफिंग वाला पेपर, अगस्त में बोल रहे थे ना शायद, यस सर, सितंबर की स्टार्टिंग में होंगे, अगस्त के लास्ट में होंगे। कोई बात, तब तक तो पूरी किताब ही खत्म हो गई, ठीक है जी, ओके डन, और कोई डाउट हो, बाकी आपके स्कूल में अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, महक और दिव्यांश, आपके स्कूल में बाई चांस कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बाई चांस टीचर ने कुछ पढ़ाया, जब आप स्कूल जा रहे हो रेगुलरली, तो टीचर ने अगर कोई पॉइंट पढ़ाया और आपको लगा कि थोड़ा हट रहा है, कि टीचर क्या पढ़ा रही समझ नहीं आया, नोट इट डाउन, ब्रिंग इट टू मी, मुझे बताओ कि टीचर ने क्या बोला, मैं फिर उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करूंगा कि क्या है टीचर ने क्या बोला, कोई बात नहीं, अगर कभी सुन रहे हो, कभी समझ रहे हो, कभी कुछ बताया टीचर ने और लगा कि यार पता नहीं टीचर क्या बता रही, क्यों बता रही है, मुझे अभी समझ, तो मुझे बताओ कि क्या बताया, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कुछ समय बातें कुछ अलग लग रही है कुछ और, तो मैं बताऊंगा वो सही है गलत, या दिव्यांशी के स्कूल में पता नहीं टीचर ने कुछ उठा के टॉपिक दे दिया, पता ही नहीं था उसको टीचर ने क्या पढ़ा है, जो कोर्स में पता नहीं कब का डिलीट किया, बीएससी में भी ऐसा होगा, उसको तो मैथ्स में क्या लगा ऐसा तो हो जाता, कई बार टीचर को पता नहीं था पेपर में क्या दे रही क्या नहीं, तो हम भी परेशान रहते हैं, पता नहीं कोर्स में पाए, so if teacher is saying you something or teaching you something, let me come to know what the point is so that I can confirm what the topic is. Done? ये मैथ दिव्यांशी आप दोनों ध्यान में रखो, अगर आप स्कूल जा रहे हो बाई चांस तो स्कूल में डाउट आता है तो मुझसे एक बार डिस्कस जरूर करिएगा और लिख लिया करो क्या पूछना है, कहीं मत बोलना अगर भूल गए हो क्या पढ़ा, ठीक है, ओके बाय, गुड डे, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय।
बाहर से मिट्टी आती है बच्चों के पैरों